वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ की हिस्ट्री जो है, और ये हिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 3 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हैं। तो चलिए करते हैं। इसमें हम मेनली जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच रूलर फर्स्ट एस्टेब्लाइज हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली? कौन सा ऐसा रूलर था जिसने दिल्ली को प्रथम बार राजधानी बनाया? तो जो तोमर राजपूत थे, ठीक है, वे द फर्स्ट रूलर हु एस्टेब्लाइज देयर कैपिटल एट दिल्ली। यही इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 2, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रशासनिक कार्यों के लिए जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी वह कौन सी थी? तो वह पर्सिया भाषा थी, पर्सियन लैंग्वेज थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन हुज रीज डिड द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंस? किसके शासनकाल में जो है दिल्ली सल्तनत का विकास सबसे ज़्यादा हुआ? तो द सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप लोग हल्की सी नॉलेज ले लो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक छोटा सा परिचय आप लोग ले लो जल्दी से। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा, जो 1325 से 1351 ईस्वी तक, कहीं कहीं 1320 से 1351 भी रहता है, के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलूग खां था। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक जौना खां या जूना खां को दुनिया का खान कहा गया है। ठीक है जी, इसको क्यों याद किया जाता है? संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था, लेकिन अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण, यानी कि वो नई नई योजनाएं लाता रहता था बिना सोचे समझे, अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण और क्रूर कृत्यों के कारण एवं दूसरों के दुख और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। ठीक है, ये इसके नाम है। ये आपको बस इतना सा परिचय इसका याद रखना है। तो चलिए अपने मेन उस पर लौटते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक था। तो हमारा मेन टॉपिक था दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही हम पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। कह रहा है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? इब्न बतूता कौन से देश से भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को एक देश है अफ्रीका का, वहाँ से ये जो है भारत आया था। ठीक है, मोरक्को। और किसके शासनकाल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था और मोरक्को से आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, ठीक है, न्याय का एक पैमाना जो होता है उसके अनुसार, वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्री इन माइंड? जो किसान होते हैं, ठीक है, खेती करने वाले होते हैं, उनकी जो इज्जत है अपने दिमाग में क्यों रखनी चाहिए? उनकी इज्जत या उनकी जो इज्जत की भावना का भाव क्यों रखना चाहिए? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, ठीक है, इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स, मिलिट्री कमांडर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, टू कीप द इंटरेस्ट ऑफ पीजेंट्री इन माइंड, पीजेंट्री मतलब किसान, इन माइंड, एज इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित कारणों से ये क्लियर हो जाएगा। तो कौन कौन से निम्नलिखित कारण है? पहला, अ किंग सर्वाइव ऑन सोल्जर्स, राजा जो है सोल्जर्स के थ्रू सर्वाइव करता है, या युद्ध लड़ता है, या जीतता है, ठीक है, या कोई कार्य करता है। सोल्जर्स वर्क फॉर सैलरीज, सोल्जर जो है सैलरी पर काम करते हैं, वेतन पर काम करते हैं। सैलरीज केम फ्रॉम रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो आमदनी होती है वो कहाँ से आती है? किसानों से आती है कि नहीं आती है? और सोल्जर जो है रेवेन्यू पर काम करते हैं, यानी कि रेवेन्यू, सैलरी जो है रेवेन्यू से मिलती है। रेवेन्यू आता है पीजेंट्स यानी किसानों से। पीजेंट्स वुड पे रेवेन्यू व्हेन दे आर प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी। पीजेंट्स रेवेन्यू कब प्रोवाइड कर पाएंगे, कब देंगे? जब वे प्रॉस्पेरस होंगे, धनी होंगे और हैप्पी, खुशी होंगे। दिस इन टर्न विल हैपन व्हेन देयर इज जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस।
जब एक न्याय और एक ईमानदारी भरी सरकार हो तभी ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हुआ पूरा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट इज मीन बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर्स ऑफ द सल्तनत? ये मैंने पढ़ाया था, इंटरनल बाउंड्री और एक्सटर्नल बाउंड्री के बारे में बतानी है सल्तनत की। द इंटरनल फ्रंटियर मीन्स द हिंटरलैंड, ठीक है, ऑफ द गैरसन टाउन, जहाँ से सारी जगहों पर शासन किया जाता था या देखरेख की जाती थी। द एक्सटर्नल फ्रंटियर मीन्स द एरिया बियॉन्ड द हिंटरलैंड ओवर द गैरसन टाउन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार पढ़ लो, यहाँ पे है व्हाट वेर द स्टेप्स टेकन टू एंश्योर दैट मुक्तीस परफॉर्म देयर ड्यूटीज, व्हाई डू यू थिंक दे मे हैव वांटेड टू डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द सुल्तान? ये क्वेश्चन था आपका। तो स्टेप्स टेकन टू एंश्योर द मुक्तीस परफॉर्म देयर ड्यूटीज वेल, कौन कौन से स्टेप? अपॉइंटमेंट ऑफ अकाउंटेंट्स टू चेक द अमाउंट कलेक्टेड बाय द मुक्तीस, अकाउंटेंट्स की क्या की गई? अपॉइंटमेंट की गई टू चेक द अमाउंट कलेक्टेड बाय द मुक्तीस, जो अमाउंट जो है मुक्तीस जो है कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज ओनली विच वेर प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट नॉट मोर देन द दैट इन एनी सर्कमस्टांसेस, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ओनली विच वेर प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट्स, जो कि राज्य द्वारा जो है प्रिस्क्राइब किए जाते थे, वही रेवेन्यू का क्या किया जाता था? कलेक्शन किया जाता था। ठीक है, नॉट मोर देन दैट इन एनी सर्कमस्टांसेस, इससे ज़्यादा जो है रेवेन्यू नहीं जो है वसूला जाता था, चाहे परिस्थिति जो है कोई भी हो या कोई भी परिस्थिति हो। फिक्सेशन ऑफ लिमिट टू कीप द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, यानी जो सैनिकों की संख्या थी वो फिक्स रखने की एक क्या थी? एक पॉलिसी थी कि आप इतनी सैनिकों को रख सकते हो। दे माइट बी शिफ्टेड टू अनदर एरिया, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की पॉसिबिलिटी थी। द मुक्तिस में have wanted to defy the orders of Sultan because restriction imposed on them were very, आपको सिर्फ पॉइंट 4 लिखने हैं, 4 पॉइंट लिख दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा होता जा रहा है, इतने लिख दीजिएगा, आपका आंसर, आपका काम चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वाज द इंस्पेक्ट, ये नहीं करना आपको, क्वेश्चन नंबर 7 तक करने हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने जो समय दिया।